वेलकम स्टूडेंट्स इन क्लास 12। पिछले दिन 11वीं बास्केट का जो हम लोगों ने शेष वीडियो जो पढ़ा था उसके बाद शेष जो आगे के पैराग्राफ है द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट से लेकर के हम लगभग 16 फ्रेंडिया तक कवर करने का प्रयत्न करेंगे। माय डियर, आप इसको ध्यान में रखते हुए फिर उसके बाद रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पर भी आप विशेष रूप से ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि पैसेज के साथ मैं सोच रहा हूं कि जैसे जैसे हम लोग पढ़े वैसे वैसे इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन भी होता है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ओपन योर बुक। पैराग्राफ। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week. There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. No tea, no coffee, no fat, no sweets, no meat. $100 a year is not $2 a week. Yet even that a small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. ये पैराग्राफ है, आइए हम इसका अर्थ जाने देखें। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. The children, वे बच्चे, selling baskets, जो टोकरियां बेच रहे थे, वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजीज, ये इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज। दे यानी वे, या उनके पेरेंट्स माता पिता और रिलेटिव्स उनके रिश्तेदार हैड गैदर्ड एकत्रित हो गए थे इन द सिटीज शहरों में, सेटिंग अप स्टॉल्स दुकानें लगाकर, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण करके, सिंपल आर्टिकल्स साधारण वस्तुओं की, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स यानी बाजार में अपने आप की जीविका तैयार कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और जो बाजार थी ऑलरेडी पहले से ही ओवर क्राउडेड थी, भीड़ से भरी हुई थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ and grass sheds that lined the streets. They lived, वे रहते थे, in cloth, cloth means कपड़े, यानी कपड़े से बना हुआ घर, and grass sheds, घास के शेड का, that lined the streets, जो गलियों में थी। The peasants among these refugees, the peasants among these refugees, इन शरणार्थियों में से the peasants, कुछ किसान थे, had been accustomed to little all their lives, जो accustomed हो गए थे, अभ्यस्त हो गए थे, to little, थोड़े, all their lives, अपनी जीवन के लिए, अपनी जीविका के लिए। For the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. For the annual income, क्योंकि उनका जो वार्षिक आय था ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक कृषि परिवार का, डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 ए ईयर, जो एवरेज में, औसत में $100 एक साल में $100 से एक्सीड नहीं था, अधिक नहीं था। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, अकुशल मजदूरों का एवरेज मैक्स 30 cents a day or less than $2 a week. तो अकुशल मजदूरों का मजदूरी एक दिन में या एक सप्ताह में 2
$2 से अधिक नहीं था। एक दिन में 30 सेंट्स ए डे, यानी एक दिन में 30 सेंट्स थे, या लेस देन $2 ए वीक। एक सप्ताह में $2 से कम ही थे। देयर इज 1 मील ए डे, उनका जो एक दिन का भोजन था, देयर इज 1 मील ए डे, एक दिन में एक बार भोजन। भोजन में यह ध्यान देने की बात है, क्योंकि भोजन में क्या होता था, जो रिफ्यूजिस थे, जो रिफ्यूजिस किसान थे, जो रिफ्यूजिस वर्कर्स थे, जो अपने बास्केट्स इत्यादि बेच करके अपना जीविका चला रहे थे, उनके भोजन के बारे में लेखक ने वर्णन किया है। एन ओनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल विथ मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स ए बीट ऑफ गोट चीज, शायद गोट चीज, ए बीट ऑफ मतलब थोड़ा अल्प, गोट ऑफ चीज, बकरी के दूध का पनीर। नो टी कोई चाय नहीं, नो कॉफी कोई चाय नहीं, नो फैट कोई चिकनाई नहीं, नो स्वीट्स कोई मिठाई नहीं, नो मीट कोई मीट नहीं, गोश्त नहीं। $100 से ईयर इज नॉट $2 ए वीक। $100, $100 ए ईयर, यानी एक साल में $100 इज नॉट $2 ए वीक, जो एक सप्ताह में $2 के बराबर नहीं थे। एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, फिर भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट, इस छोटे से अमाउंट को इज हार्ड टू अर्न, कमाना बड़ा कठिन रहा। बाय सेलिंग बास्केट्स, टोकरियों को बेच करके, टू पीपुल, लोगों को, टू पुअर टू बाय देम, टू पुअर टू बाई देम, जो गरीब थे लोग खरीद नहीं सकते थे। यानी कहने का तात्पर्य लेखक ये कहना चाह रहा है कि इतनी अधिक गरीबी थी कि एक साल में जो $100 से अधिक अर्न नहीं कर पाता था, उन लोगों के लिए बास्केट्स, टोकरियां खरीद पाना कठिन था, मुश्किल था। दैट नो डाउट, जो संदेह नहीं, इज द रीजन these little children descended on me like locusts। तो दैट नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं रहा, इज द रीजन, दिस लिटिल चिल्ड्रेन, ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, मेरे ऊपर टिड्डों की भांति उतर गए। कहने का तात्पर्य है कि लेखक इस बात को कहना चाह रहा है कि जिनकी स्थिति इतनी कमजोर थी कि उनके वस्तुओं को खरीद नहीं सकते थे, जैसा उन्होंने मुझे देखा, उन बच्चों ने मुझे देखा, तो यही कारण रहा। इज द रीजन दिस लिटिल चिल्ड्रेन, इन छोटे बच्चों के लिए, डिसेंडेड ऑन मी, जो मेरे ऊपर लाइक लोकस्ट, टिड्डों की भांति उतर गए, अर्थात टूट पड़े। मैं एन अमेरिकन, मैं अमेरिका का निवासी, वॉज डाउटलेस, निसंदेह था। द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, यानी उनके लिए सबसे अच्छा खरीदार, दे हैड सीन, उन्होंने देखा। तो इस प्रकार से बच्चों ये पैराग्राफ ओवर हुआ। आगे हम लेते हैं, आई बॉट 1 टाइनी बास्केट्स फॉर ए few annas, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for ₹1, a lovely swing baskets for ₹1, a few fans for an anna, or 2 apiece. My arms were filled and I had not spent 50 cents. The children passed in, sorting their wares. I was a prisoner, completely surrounded, unable to move. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9, right in front of me. She had a lovely basket with handle, and she wanted ₹1.50 for it, or about 30 cents. She was an earnest pleader. There were tears in her eyes. She pleaded and wept in tones that would ring any heart. तो इस प्रकार से आप किताब को पढ़ने का भी ढंग सीखें। रैपिडली ट्राई टू रीड द पैराग्राफ एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ। आई बॉट 1 टाइनी बास्केट्स, आई बॉट, मैंने खरीदा, लेखक ने कहा कि मैंने खरीदा 1 टाइनी मीन्स एक छोटा बास्केट, फॉर ए फ्यू आनाज, कुछ आना में,
अनदर फ्रूट बास्केट, दूसरा फ्रूट बास्केट यानी फल वाली टोकरी, फॉर ए बिट मोर, उससे थोड़ा अधिक में, ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर, ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रूपी, 1 रुपए में ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर यानी बास्केट, वेस्ट पेपर बास्केट यानी रद्दी कागजों को रखने के लिए 1 रुपए में एक टोकरी खरीदा। ए लवली स्विंग बास्केट फॉर ए रूपी, ए लवली स्विंग बास्केट यानी सिलाई करने वाली, जो सिलाई करने वाली टोकरी, एक सुंदर सी, 1 रुपए में। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना, कुछ पंखे फॉर एन आना, 1 आना में आर टू ए पीस, पैसे, या 2 पैसे की। इस तरह से लेखक वस्तुओं को खरीदा। My arms were filled and I had not spent 50 cents. My arms were filled, मेरे बाह भर गए थे, and I had not spent 50 cents, और मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च किए थे। The children passed in, shouting their wares. बच्चे पास से गुजरे, shouting चिल्लाते हुए their wares, अपने वस्तुओं के साथ। I was a prisoner, मैं एक कैदी हो गया था। Completely, पूर्णतः, surrounded, घिरा हुआ, unable to move यानी आगे बढ़ने में मैं असमर्थ रहा। लेखक कहना चाह रहा है कि मैं एक कैदी की भांति पूर्णतः उन बच्चों से चारों तरफ से घिर चुका था, मैं आगे नहीं बढ़ सका था। द मोस्ट डिलिजेंट aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. The most diligent, सबसे अधिक परिश्रमी, aggressive, आक्रामक vendor, बेचने वाली, was a beautiful girl of 9, 9 वर्ष की, of 9 का मतलब 9 years old, 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी। right in front of me, जो ठीक मेरे सामने। she had a lovely basket with handle, उसके पास एक सुंदर हैंडल वाली यानी मुठिया वाली एक टोकरी थी। and she wanted a rupee and a half, वह उसका 1 रुपए और आधा यानी भारतीय मुद्रा के हिसाब से 1.5 रुपए वो चाहती थी। फॉर इट, इसके लिए, आर अबाउट 30 सेंट्स या लगभग 30 सेंट्स। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक गंभीर, अर्नेस्ट मीन्स गंभीर, सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक गंभीर याचक थी, प्लीट करने वाली, निवेदन करने वाली थी। देयर वेर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। देयर वेर टीयर्स इन हर आइज, उनके आंखों में, उसके आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट कुड रिंग एनी हर्ट, सी प्लीडेड, उसने प्लीट किया, वकालत की, अपने सामान को बेचने के लिए बातें कहना, इसको हम प्लीट कहते हैं, प्लीडेड। तो सी प्लीडेड, उसने वकालत की, एंड बेग्ड, याचना किया, इन टोन्स, अपने टोन में, अपनी धुन में, अपने स्वर में, दैट कुड रिंग एनी हर्ट, जो किसी के भी हृदय को रिंग कर सकता था, अर्थात एनी हर्ट, किसी हृदय को पिघला सकता था। अर्थात उस बच्ची के आंखों में जो आंसू थे और उसके टोन में, उसके स्वर में जो याचना थी, इससे लेखक द्रवित हो गया। और आगे तो ये अगला पैराग्राफ, माई आर्म्स वेर फुल, आप भी पढ़ने का प्रयत्न करेंगे मेरे साथ। माई आर्म्स वेर फुल, आई हैड नो रूम, लेट along any need for another basket, balancing my baskets and fans on my left arm. I reached into my right coat pocket and got a handful change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl had imploringly before me. I tried to explain that I could not buy the basket, but extended the gratuity as a substitute. I realized at once what offense I had given. The child of 9, dressed in rags and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket,
and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. There was only one thing I could do. I bought the basket. She wiped her eyes, smiled and dashed down the platform, headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. तो ये रहा। फिर इसके बाद लेखक कह रहा है कि उस बच्ची को देख करके उसके अंदर एक भाव हुआ, उसका हृदय द्रवित हुआ, लेकिन उसके भी अंदर था कि माय आर्म्स वर फुल, मेरे बांह भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई रूम नहीं था, अर्थात मेरे पास कोई जगह नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, कोई जरूरत नहीं थी फॉर अनदर बास्केट, दूसरे टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट्स, मैं अपने टोकरियों को एंड फैंस, पंखों को ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ में बैलेंसिंग करते हुए, अर्थात साधते हुए, नियंत्रित करते हुए, I reached into my right coat pocket and got a handful change, perhaps 15 cents in all. तो लेखक कह रहा है कि I reached into my right coat, मैं अपनी कोट के राइट कोट पैकेट यानी दाहिने पॉकेट की तरफ, जेब की तरफ अपने बांह को पहुंचाया एंड गॉट ए हैंडफुल चेंज, और एक मुट्ठी चेंज, माने चेंज मीन्स रेजगारी, परहैप्स 15 सेंट्स, शायद 15 सेंट्स इन ऑल, यानी पूरी रेजगारी को काउंट करें तो 50 सेंट्स शायद, विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, विच आई डिपॉजिटेड, जिसको मैंने डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट मीन्स रख दिया, इन द बास्केट, उसकी टोकरी में। दैट द यंग गर्ल, जो छोटी लड़की, हेड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो मेरे सामने इम्प्लोरिंगली, विनम्रता पूर्वक खड़ी थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैं समझाने का भरसक प्रयत्न किया। आई ट्राइड, मैं प्रयास किया, टू एक्सप्लेन, समझाने की, दैट आई कुड नॉट बाई, कि मैं खरीद नहीं सकता, द बास्केट, टोकरी को, बट एक्सटेंडेड द ग्रेट्यूटी एज ए सब्स्टिट्यूट, परंतु एक्सटेंडेड मीन्स बढ़ाया, द ग्रेट्यूटी एज ए सब्स्टिट्यूट मीन्स विकल्प के रूप में, अनुग्रह राशि जो मैंने अपनी कोट से, अपनी जेब से निकाला था, उस राशि को मैंने बढ़ाया, और इस आधार पे कि मुझे खरीदना न पड़े और उसको दे भी दूं, ताकि जो उसकी याचना है अपनी टोकरी बेचने का, तो उसके बदले में मैं दे दूं। परंतु लेखक आगे कहता है कि आई रियलाइज्ड, मैं महसूस किया एडवांस, तुरंत, व्हाट ऑफेंस, कि व्हाट ऑफेंस, कोई ऑफेंस मीन्स एक प्रकार से दोष, कि मुझसे कोई दोष हो गया। आई हैड गिवन, अर्थात मैंने कोई अपराध कर दिया। आई हैड गिवन ऑफेंस, मैंने कोई अपराध कर दिया। लेखक महसूस किया कि उसने कोई अपराध कर दिया। द चाइल्ड ऑफ 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो वस्त्र में फटे पुरानी थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, जो भूखमरी के कगार पर थी। रेज हर चीन, अपने चीन को, चीन मीन्स ठुड्डी को उठाया। रिस्ड इनटू द बास्केट तक पहुंची, एंड विथ ऑल द प्राइड, पूरे अभिमान के साथ, एंड ग्रासियसनेस, नजाकत के साथ, ऑफ ए लेडी, एक लेडी की नजाकत की तरह, अभिमान से भरा हुआ, स्वाभिमान से भरा हुआ, उसने ऑफ ए लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे वापस धन कर दिया। हैंड मीन्स देना, तो हैंडेड द मनी, धन को वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, केवल एक चीज जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैं टोकरी खरीदा। यही बात थी, देयर वॉज ओनली वन थिंग, एक ही चीज था जो मैं कर सकता था, वह था मुझे करना। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीदा। सी वाइप्ड हर आइज,
जैसे ही मैंने टोकरी को खरीदा, लेखक ने बताया कि जैसे ही उसने टोकरी को खरीदा, सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को पोंछी, स्माइल, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से तेजी से भागी, हेडेड फॉर सम ग्रास हट, घास की झोपड़ी की तरफ, जो उठी हुई घास की झोपड़ी थी उसकी तरफ वह तेजी से भागी। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, जो उस रात उसके पास 30 सेंट रहे होंगे। इस तरह की लेखक यह कामना करते हुए कहता है कि लगभग उसके पास 30 सेंट के बराबर उस रात रहे होंगे। I told this story to Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. I told him it was one reason I had fallen in love with India. The people I saw in India, those in the village as well as those in high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship. They also have a passion for independence. This beautiful child, born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. So it was the last paragraph of this lesson. I told this story to Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. I told him it was one reason that I had fallen in love with India. ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको हम लोग कवर करते हैं। I told this story, मैं यह कहानी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, इट वॉज वन रीजन, यही कारण है, दैट आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, जो मुझे भारत से प्रेम हो गया। द पीपुल आई शा इन इंडिया, लेखक आगे कहता है, द पीपुल आई शा इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। लेखक कहता है, द पीपुल, लोग, आयशा इन इंडिया, मैंने भारत में देखा, यानी भारत में मैंने जिनको देखा, दोज इन द विलेज, जो गांव में थे, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, जो कुछ पदों पर आसीन थे, बोथ, दोनों में, प्राइड, गर्व, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, यानी दोनों में क्या था, गर्व, श्रेष्ठ व्यवहार तथा नागरिकता की भावना से भरपूर थे। इस तरह से लेखक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये अपनी कहानी सुनाई और आगे बताया, दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें दे आल्सो हैव ए पैशन मीन्स तीव्र भावना, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए, यानी स्वतंत्रता के लिए लोगों में तीव्र भावना रही है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. लेखक लास्ट लाइन में बता रहा है कि दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, जो 9 वर्ष की बच्ची थी, जिसने लेखक को काफी प्रभावित किया था, उसके बारे में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताया कि दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह छोटी सी बच्ची, बॉर्न इन स्क्वालर, जो गंदगी में, एंड पॉवर्टी, और गरीबी में उत्पन्न हुई थी, पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड, जो अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, व्याकरण और व्यवहार से, हैड गिवन मी ए ग्लाइम्पस, जिसने मुझे दिया, ए ग्लाइम्पस ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की प्रधान भावना, भारत के प्रधान भावना, ग्लाइम्पस ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, जिसने भारत की प्रधान भावना, भारत की आत्मा की प्रधान भावना की झलक दिखा दिया। अर्थात जो भारत के गौरव थे, जो भारत के श्रेष्ठता थी, जो भारत के प्रति एक प्रधान भावना थी, उन सारी चीजों की उस छोटी सी बच्ची ने अपने उस याचना के माध्यम से
अपने कृत्य के माध्यम से लेखक को भारत के स्वाभिमान को, उसके महत्व को, उसका एक प्रधान भावना की झलक को दिखा दिया। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। यह एक ऐसी कहानी जो हम समस्त भारतवासियों के लिए आज भी प्रासंगिक है। अगर हम अपने इन भावनाओं के साथ राष्ट्र के प्रति सद्भावना रखते हैं तो कोई भी विदेशी आने के बाद यह स्वीकार करेगा कि भारत जिस चीज के लिए जाना जाता है उसके पास आज भी जीवित है और यह जीवन रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।